गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बिल्कुल हम आ चुके हैं हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव के वापस से रिवीजन क्लासेस पर। बहुत जल्दी हमारा रिवीजन खत्म होने वाला है। बिल्कुल हम अभी तक चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक का धुआंधार वाला रिवीजन कर चुके हैं। बिल्कुल बस अब तो हमारा छुटर मुटर सा 3 चैप्टर का रिवीजन बचा है। दैट इज योर 18, 19 और 20, जिसमें से 20 तो बहुत ही छोटा है। बचा हुआ 18 और 19 तो वो भी दिखने का बड़ा है कि उसके अंदर मैम इतनी सारी यूनिट्स हैं, बट है तो वो भी छोटा नन्ना मुन्ना। ठीक है, चलो यार, आज हम करेंगे हमारी यूनिट नंबर 18, यानी हमारा जो चैप्टर नंबर 18 है उसकी शुरुआत। देखो यार बच्चों, चैप्टर नंबर 18 के अंदर है टोटल 4 यूनिट्स। बिल्कुल आपने एकदम सही बात बोल दी मैम, यार आप तो एकदम सही बोल ही देती हो। इसके अंदर सबसे पहली है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, दूसरा है मिनिमम वेजेस, तीसरा है बोनस और चौथा है इक्वल रेमुनरेशन। जिसमें से अगर हम बात करें तो बहुत छोटी मोटी सी यूनिट्स हैं, कुछ ज्यादा बड़ी नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत बोनस के अंदर चीजें हैं, बाकी तो जो तीनों यूनिट्स हमारी बहुत मतलब बहुत से बहुत इजी हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलो यार, फटाफट से शुरुआत करते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट से। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है टाइम की कमी, हमारे आने वाले हैं एग्जाम्स। तो चलो यार, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं शुरुआत इसकी। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम ही है वो क्या है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। यानी यहां पर बात किसकी हो रही है, वेजेस देने की बात हो रही है। देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को रखते हो नौकरी पर, आप रखते हो किसी को नौकरी पर, तो भैया उसको सैलरी तो मिलनी चाहिए, उसको सैलरी तो मिलनी चाहिए। और कब मिलनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए, कैसे मिलनी चाहिए, वो भी तो डिस्कशन करना पड़ेगा। बस पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर हम बेसिकली यही बात करेंगे। जल्दी जल्दी से आ जाओ। चलो सबसे पहले बात करते हैं इस एक्ट के ऑब्जेक्ट और स्कोप पर। देखो यार, सिंपल सी चीज है, इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मैल प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करना। मैल प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करने का मतलब ये होता है मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों कि देखो यार, क्या होता है बहुत बार, बहुत से मतलब बहुत से बहुत ज्यादा बार ये होता है कि जब हम बात करते हैं वेजेस की तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मैल प्रैक्टिसेस हो जाती है, यानी बहुत सारी गड़बड़े, फ्रॉड और ये सारी चीजें होती हैं। तो जब पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आया तो उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि ऐसी कुछ भी चीजें नहीं होनी चाहिए, यानी जो वर्कर को जितनी वेजेस मिलती हैं उसको उतनी मिलनी चाहिए, उसको प्रॉपर रेगुलर इंटरवल्स मिलने चाहिए। अगर आपने कोई अनऑथोराइज डिडक्शंस कर लिए, जैसे क्या होता है कंपनियां बहुत बार क्या करती हैं, वर्कर्स की वेजेस काटने के चक्कर में कुछ भी झूठी झूठी बातें बोल देती कि भैया ये वर्कर ने ये किया, ये वर्कर ने वो किया, और उनकी सैलरी को क्या कर लेती है, डिडक्ट कर लेती है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हम यही पढ़ेंगे कौन कौन से डिडक्शंस हैं जो परमिसिबल हैं और कौन कौन से ऐसे डिडक्शंस हैं जो अलाउड नहीं है। चलो भैया, पर उससे भी पहले हमें पढ़नी है कुछ डेफिनेशंस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी टॉपिक की शुरुआत डेफिनेशन के बिना तो हो ही नहीं सकती। चलो जल्दी से आ जाते हैं डेफिनेशन पर। सबसे पहली डेफिनेशन हमें किसकी दी है, सबसे पहली डेफिनेशन हमें दी है इंडस्ट्रियल और अदर एस्टैब्लिशमेंट की। सबसे पहली डेफिनेशन किसकी दी है, इंडस्ट्रियल और अदर एस्टैब्लिशमेंट की। यानी इसका मतलब ये एक्ट कहां कहां पर लगेगा। तो पहला ये एक्ट लगेगा ट्रेमवे, मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पर, एयर ट्रांसपोर्ट पर, डॉक के ऊपर, इनलैंड वेसल के ऊपर, माइन के ऊपर, प्लांटेशन के ऊपर, या कहीं पर भी कुछ गुड्स प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, या फिर कोई भी ऐसी एस्टैब्लिशमेंट जिसके ऊपर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लगा देगी ये एक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो यार बच्चों, सिंपल सी बातें हैं कि जनरली ये वाला एक्ट हर और टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पर लग रहा है, चाहे आप मोटर ट्रांसपोर्ट में हो, चाहे आप एयर ट्रांसपोर्ट में हो, चाहे आप डॉक में हो, चाहे आप इनलैंड वेसल में हो, माइन, प्लांटेशन, फिर उसके बाद में जहां पर गुड्स वगैरह प्रोड्यूस्ड होते हैं तो जो वर्कशॉप होती है बेसिकली वहां पर भी लगेगा, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी एक्ट लगेगा। और अब या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो है ही महान, वो जिसके ऊपर लगाना चाहे उसके ऊपर ये एक्ट को एप्लीकेबल कर सकती है। तो भैया ये तो बात हो गई हमारी इंडस्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट की। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, वेजेस। मैम वेजेस का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी से बताओ।
देखो यार, वेजेस का मतलब तो हमें वैसे भी पता है कि वेजेस मतलब जहां पर सैलरी की बात हो रही है, बट होता क्या है, हर एक्ट के अंदर डिफरेंट वेजेस है। यही चीज मैंने आपको जब अपन ने चैप्टर नंबर 15 डिस्कस किया था, तब मैंने आपको बोला था कि वो न्यू लेबर कोड आने का रीजन यही तो है। अब अपन अगर बात करें लॉ ऑफ वेजेस में, आज अपन पढ़ेंगे 4 यूनिट, पर चारों यूनिट में वेजेस की डेफिनेशन अलग है। यस यस यस। अब होता क्या है, कंपनी हो जाती है कंफ्यूज्ड कि कौन सी वेजेस को लें कौन सी को नहीं लें, तो ये बहुत सारा झोल झाल हो जाता है जिस चक्कर में। इसी वजह से क्या करा गया है, वेजेस की डेफिनेशन को एक कंबाइंड बनाने की कोशिश करी गई है न्यू लेबर कोड्स में, बट वो तो अभी एप्लीकेबल नहीं है, तो अभी तो हमें पुरानी वाली डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है, चलो। सबसे पहला उन्होंने बोला वेजेस का मतलब जहां पर बेसिक वेजेस और डियरनेस अलाउंस, किसकी बातें हो रही है, बेसिक वेजेस और डियरनेस अलाउंस की। साथ ही साथ उन्होंने बोला वेजेस के अंदर इंक्लूड होगा, यस यस यस, यहां पर इंक्लूड दिया है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेजेस के अंदर इंक्लूड होगा कोई भी अवार्ड या सेटलमेंट के थ्रू जो आपको रेम्यूनरेशन मिली है, किसी भी अवार्ड या सेटलमेंट के थ्रू जो आपको रेम्यूनरेशन मिली है। दूसरा, कोई भी हॉलीडे या ओवर टाइम। तीसरा, कोई भी बोनस। चौथा, कोई भी प्रोविडेंट फंड जो आपको टर्मिनेशन के टाइम पर दिया जाता है। ये क्या बनेगा, आपकी वेजेस का पार्ट बनेगा। ये क्या बनेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेजेस का पार्ट बनेगा। बट यहां क्या इंक्लूड नहीं होगा, मैम ये तो कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। पहला, कोई भी बोनस जो आपको मिला हो वेदर अंडर अ स्कीम ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग और अदरवाइज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो यार, यहां पर बोनस को इंक्लूड भी करा है और नीचे जाकर एक्सक्लूड भी करा है, क्योंकि यहां पर आगे जाकर उन्होंने लिखा है विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द रेम्यूनरेशन, क्योंकि वो रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं है। और ये आपको यहां पर इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब ऊपर जोड़ा है नीचे घटा दिया है। दूसरा, कोई हाउस अकोमोडेशन। तीसरा, कोई पेंशन या प्रोविडेंट फंड का पैसा। इसके अलावा ट्रैवलिंग अलाउंस, डिफरे स्पेशल एक्सपेंसेस या कोई ग्रेच्युटी। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, यहां वेजेस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। याद रखना, इनफैक्ट इस पूरी जो चैप्टर नंबर 18 की जो चारों यूनिट्स हैं, चारों यूनिट्स में वेजेस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो आप तो झमाझम धुआंधार तरीके से वेजेस की डेफिनेशन याद कर ही लेना। चलो यार, अब वापस से अगर हम आ जाएं तो सबसे पहले वेजेस में उन्होंने क्या बोला, बेसिक और डियरनेस अलाउंस। फिर क्या क्या इंक्लूड करा, रेम्यूनरेशन बाय एन अवार्ड, हॉलीडे या ओवरटाइम, बोनस और प्रोविडेंट फंड। बट फिर बाहर जाकर किसको एक्सक्लूड कर दिया, बोनस, हाउस अकोमोडेशन, पेंशन, ट्रेवलिंग अलाउंस, डिफरे स्पेशल एक्सपेंसेस या फिर कोई ग्रेच्युटी पेबल। बिल्कुल इसको क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। चलो, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। मैम ये वेजेस देने की जिम्मेदारी होती किसकी है? यार देखो, सिंपल सी चीज है, वेजेस पे करने की जिम्मेदारी हमेशा किसकी होगी, एम्प्लॉयर, हमेशा किसकी होगी, एम्प्लॉयर की। लेकिन हम पढ़ते हैं अलग अलग केसेस में अलग अलग टाइप के एम्प्लॉयर होते हैं। जैसे अगर हम फैक्ट्री की बात करें तो फैक्ट्री के केस में मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कॉन्ट्रैक्टर के केस में कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या फिर कोई और पर्सन जिसके सुपरविजन या कंट्रोल में वर्कर्स क्या करते हैं, काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा वेजेस पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन की होती है जिसके अंडर में वर्कर्स क्या करते हैं, काम करते हैं। चलो, इसके बाद में आता है फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड। नो वेज पीरियड शेल एक्सीड 1 मंथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी आप वर्कर को डेली, हफ्ते के हिसाब से, 15 दिन के हिसाब से, महीने के हिसाब से सैलरी दे सकते हो, पर ये नहीं कर सकते कि उससे 4-5 महीने काम करा लिया और फिर वेजेस दे रहे हो। यानी हर कीमत पर वेजेस मंथ के अंदर अंदर पे होनी चाहिए, यानी 1 मंथ से ज्यादा का ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए। आगे, टाइम पेमेंट ऑफ वेजेस। वेजेस का टाइम पीरियड क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्या है 1000 एम्प्लॉय से कम, 1000 से कम है, तो आपको हर महीने की 7 तारीख को क्या देनी होगी, वेजेस। हर महीने की 7 तारीख को क्या देनी होगी, वेजेस, यानी 7 तारीख से पहले। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप क्या वर्कर ने काम किया 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, वर्कर ने कब काम किया, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, तो आपको मई में, यस क्योंकि वेजेस तो महीने में काम करने के बाद ही मिलती है, तो मई की 7 तारीख से पहले आपको क्या देनी है, वेजेस। ये कब, जब 1000 से कम हो। लेकिन अगर मोर देन 1000 हो तो
बिफोर 10th ऑफ द डे, बिफोर 10th ऑफ द डे। चलो, पर इन केस ऑफ टर्मिनेशन, इन केस ऑफ टर्मिनेशन का मतलब ये है कि भैया अब तो कोई इंप्लॉय जा रहा है। यस यस बिल्कुल, अब क्या हो रहा है, कोई इंप्लॉय जा रहा है, तो मैम फिर उसको वेजेस कब देंगे? उसको आपको वेजेस देनी है ऑन द सेकेंड वर्किंग डे फ्रॉम टर्मिनेटेड, शैल बी पेड बिफोर एक्सपायरी ऑफ द सेकेंड वर्किंग डे फ्रॉम द टर्मिनेटेड। यानी जिस दिन वो जा रहा है उससे सेकेंड वर्किंग डे पहले क्या करना होगा, आपको उसको वेजेस देनी होगी। और ऑब्वियस सी बात है, वर्किंग डे के बीच में अगर कोई हॉलीडे आ जाती तो जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उस दिन आप क्या बन जाओगे, एलिजिबल। क्या बन जाओगे, एलिजिबल। चलो भैया चलो भैया चलो भैया, नेक्स्ट, वेजेस टू बी पेड इन करंट कॉइन और करेंसी। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ये तो हमें भी पता है कि वेजेस हमेशा कैसे देनी होती है, करंट कॉइन और करेंसी में। अब वो जो 500,000 के पुराने नोट बंद हो गए, आप उसमें थोड़ी ना वेजेस दे सकते हो। वेजेस तो हमेशा जो रीसेंट करेंसी होती है उसी में दी जाती है। आगे, डिडक्शंस फ्रॉम द वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉय। कौन कौन से डिडक्शंस, कौन कौन से डिडक्शंस हैं जो अलाउड हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कौन कौन से वो डिडक्शंस हैं जो कि अलाउड है? यार मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, जरा एक सेकंड के लिए रुक जाना, एक सेकंड के लिए रुक जाना। चलो चलो चलो, बिल्कुल धुआंधार तरीके से करते हैं शुरुआत। हाँ, ये अब मेरे बच्चों को थोड़ा स्क्रीन पर अच्छे से दिख पाएगा ना, इसीलिए तुम्हारे लिए स्क्रीन की कर रही थी सेटिंग। चलो यार, अब उन्होंने बोला कौन कौन से डिडक्शन है मैम जो अलाउड है, फटाफट से बता दो। देखो यार, सबसे पहले तो कोई फाइन, फाइन वो कब लगती है, जब तुमने की होती कुछ गड़बड़। दूसरा, एब्सेंस, ऑब्वियसली तुम छुट्टी पर जाओगे तो वेजेस तो कटेंगी। तीसरा, डैमेज टू गुड्स एक्सप्रेसली एंट्रस्टेड टू एम्प्लॉय, तुम्हें मैंने कोई पर्टिकुलरली गुड संभाल कर रखने के दिए थे और वो तुम्हारी ही जिम्मेदारी थी उसे संभाल के रखना, पर तुमने नहीं रखे तो फिर तुम्हारी सैलरी में से पैसे काटेंगे रे। इसके बाद में हाउस अकोमोडेशन, रिकवरी ऑफ एडवांसेस, रिकवरी ऑफ लोन, इनकम टैक्स, डिडक्शन मेड विथ रिटर्न ऑथराइजेशन ऑफ एम्प्लॉय फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑफ हिज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी जल्दी से याद कर लेना ये सारे डिडक्शन। पहला कटेगा फाइन, दूसरा अगर आपकी वजह से हुआ है कोई डैमेजेस, तीसरा आपका हाउस अकोमोडेशन, चौथा आपने खुद ही बोला था मेरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम का पैसा मेरी सैलरी से कट कर लेना, आपके लिए कंपनी पे करती है टीडीएस, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, डिडक्ट। ठीक है, चलो इसके बाद में उन्होंने बोला फाइन्स। फाइन्स में क्या क्या चीजें आएंगी, सेक्शन 8 डील्स विद द फाइन, इट प्रोवाइड्स दैट, फाइन में क्या क्या बताया गया। पहला, no fine imposed on save in respect of such acts and omissions state government may have specified by the notice। यानी स्टेट गवर्नमेंट जो जो फाइन बोलेगी सिर्फ वही वही फाइन डिडक्ट हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज का ध्यान रखना, स्टेट गवर्नमेंट जो फाइन बोलेगी सिर्फ वही फाइन डिडक्ट होगी। उसके बाद में उन्होंने बोला आपको नोटिस पर डिस्प्ले करना पड़ेगा कि आपके यहाँ पर कौन कौन सी फाइन डिडक्ट होती है। साथ ही साथ अगर वर्कर ने कभी कोई गलती करी तो उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दे देना। मैक्सिमम फाइन 3% ऑफ वेजेस, बस इससे ज्यादा फाइन आप वर्कर से वसूल नहीं सकते। नहीं तो कभी कभी क्या होगा, अगर ये मैक्सिमम लिमिट नहीं बताएंगे तो भाई साहब कंपनी तो पूरी की पूरी सैलरी तुम्हारी फाइन के नाम पर खा जाएगी। इसीलिए क्या लिखा है, मैक्सिमम 3%। आगे, ऑल फाइन्स एंड रियलाइजेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन अ रजिस्टर कैप्ट बाय द पर्सन रिस्पॉन्सिबल। साथ ही साथ आपकी जब जब फाइन डिडक्ट होगी तो एक रजिस्टर मेंटेन होगा, उसके अंदर लिखा जाएगा कौन से वर्कर की कब किस मुद्दे पर फाइन काटी गई थी। इसके अलावा नो फाइन इम्पोज्ड ऑन पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स, यानी यार कोई नन्ना मुन्ना सा बालक है उसकी फाइन थोड़ी ना काटनी है। ठीक है, चलो ये याद रखना बच्चों, फाइन कौन कौन सी डिडक्ट होंगी, ये पेपर में आ जाता है कभी कभी कि विच आर दी फाइन्स विच आर अलाउड टू बी डिडक्टेबल। ठीक है, चलो इसके अलावा आपको रजिस्टर्स और रिकॉर्ड्स तो डेफिनेटली मेंटेन करने, हर वर्कर का नाम लिखा होगा, उसके नाम के आगे उसकी वेजेस लिखी होंगी, उसको कौन सी तारीख पर वेजेस दी जाती है, कौन कौन सी फाइन्स डिडक्ट करी जाती हैं, ये सारी चीजें क्या होंगी उसके रजिस्टर और रिकॉर्ड्स में लिखी होंगी। और ये जो रजिस्टर्स और रिकॉर्ड्स है आपको इसको
3 इयर्स के लिए क्या करना है, प्रिजर्व। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको इसको कितने साल के लिए प्रिजर्व करना है, 3 साल 3 साल 3 साल। कब से 3 साल, फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट एंट्री मेड, फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट एंट्री मेड। चलो आगे जाकर इन्होंने दिया है क्लेम्स अराइजिंग आउट ऑफ डिडक्शंस फ्रॉम वेजेस और डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड पेनाल्टी फॉर मैलिशियस और वेक्सेशियस क्लेम। अब उन्होंने बोला भैया भैया भैया, अगर किसी वर्कर ने किया है कोई फ्रॉड या उसकी पेमेंट में हो गई है डीले या फॉर पेनाल्टी फॉर मैलिशियस या वेक्सिशियस क्लेम्स, यानी इसका मतलब ये हुआ कि देखो यार, कभी कभी कंपनी क्या करती है, आपकी पेमेंट में डीले कर देती है, यानी टाइम पर आपको वेजेस नहीं देती, या कोई ऐसे डिडक्शंस कर देती है जो उन्हें नहीं करने चाहिए, या कोई मैलिशियस या वेक्सिशियस क्लेम्स कर लेती है। तो उन्होंने बोला क्या क्या इसके लिए कोई अथॉरिटी है जहां जाकर हम अपना दुखड़ा रो सकते हैं? बिल्कुल रो सकते हो, बिल्कुल रो सकते हो। पहला, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे अपॉइंट, एजी किस किस को अपॉइंट करेगा, कमिश्नर फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, रीजनल लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, या एनी ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विथ एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इन सबके सामने आप जाकर क्या कर सकते हो, अपना दुखड़ा रो सकते हो कि भैया हमारे साथ ये हुआ है, हमारे साथ वो हुआ है। चलो अब यहां पर डिडक्शन कैसे होगा और किस तरीके से होगा। सबसे पहला उन्होंने बोला अगर किसी भी वर्कर की वेजेस क्या करी गई हैं, जान पूछ के डिडक्ट करी गई हैं, बिल्कुल, तो फिर वो क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा। वो खुद भी दे सकता है, उसका एडवोकेट भी दे सकता है, या कोई ट्रेड यूनियन भी दे सकती है। बिल्कुल 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 यार, एक साथ सारे वर्कर की वेजेस काट ली गई हैं तो सब मिलकर चले जाओ, ठीक है। एप्लीकेशन देनी किसको है, अथॉरिटी को। एप्लीकेशन देनी किसको है, अथॉरिटी को। मैम ये अथॉरिटी कौन है, ये जिनका ऊपर नाम मेंशन है, इनको जाके क्या देनी है, एप्लीकेशन। फॉर डायरेक्शंस विद इन 12 months, फॉर डायरेक्शंस विद इन 12 months, यानी आप इनको एप्लीकेशन इस बात की दोगे कि भैया आप हमें बताओ हम क्या करें, इन्होंने हमारी वेजेस डिडक्ट कर ली, ये हमसे जबरदस्ती की फाइन वसूल रहे हैं। तो जिस दिन ऐसा हुआ वहां से 12 महीने के अंदर अंदर आप एप्लीकेशन दे सकते हो। बट अगर इन केस आप किसी रीजन की वजह से 12 महीने में एप्लीकेशन नहीं दे पाए तो क्या डिले एप्लीकेशन भी चलेगी? तो उन्होंने बोला चलेगी चलेगी चलेगी, आपको हम 3 महीने का एक्सटेंशन दे देंगे, हम आपको 3 महीने का एक्सटेंशन दे देंगे। बट ये एक्सटेंशन तब मिलेगा अगर एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय एग्री करता है इस एक्सटेंशन के लिए। ये याद रखना याद रखना याद रखना, अगर एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय क्या करता है, एग्री करता है इस एक्सटेंशन के लिए तो ही मिलेगा। साथ ही साथ फिर उसके बाद में तो डिस्पोजल ऑफ क्लेम होगा ही होगा, यानी यार फटाफट तो निपटारा करना ही पड़ेगा। बट एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जेन्युइन ग्राउंड्स होने चाहिए एप्लीकेशन के। आपने भी कुछ बोनाफाइड करा है तो ठीक है, बट अगर आप हो मेलाफाइड तो फिर एप्लीकेशन नहीं दे सकते। आगे अब यहां पर उन्होंने बोला इन केस ऑफ, अगर आपके किए गए हैं डिडक्शंस, यस, अगर आपके क्या करे गए हैं, डिडक्शंस, तो यहां पर आप रिफंड मांग सकते हो और आपको साथ ही साथ कंपनसेशन भी मिलेगा। बिल्कुल, अगर कंपनी ने आपके किए हैं गलत डिडक्शन तो आपको क्या मिलेगा, रिफंड, और क्या मिलेगा, कंपनसेशन। इसके अलावा मैक्सिमम कंपनसेशन कितना होगा, 10 times ऑफ अमाउंट डिडक्टेड। मैक्सिमम कंपनसेशन कितना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 10 times ऑफ अमाउंट डिडक्टेड। इसके अलावा अगर है डिलेड वेजेस, तो डिलेड वेजेस में आपको मिलेगा, डिले वेजेस तो मिलेंगी प्लस कंपनसेशन मिलेगा। और कंपनसेशन कितना मिलेगा, मिनिमम 1500 और मैक्सिमम 3000, मिनिमम 1500 और मैक्सिमम 3000। देखो भैया, कंपनी करेगी गलती ना तो कंपनी को भुगतनी भी तो पड़ेगी ये गलतियां। चलो फिर है मैलिशियस क्लेम। मैलिशियस क्लेम क्या होता है, देखो यार सिंपल सी चीज है, अगर कंपनी ने कुछ गलत क्लेम्स किए हैं तो फिर एम्प्लॉयर को, कंपनी को मतलब एम्प्लॉय को 375 रुपीज तक का कंपनसेशन देना पड़ेगा। यस यार बच्चों, बहुत छोटा सा अमाउंट है क्योंकि एक्ट बहुत पुराना है, तो उस टाइम पर 375 रुपए की भी कोई वैल्यू होती थी। आज के जमाने में तो हम 300 रुपए का पिज्जा खा जाते हैं भाई साहब, बट उस जमाने में तो ये वैल्यू थी, ठीक है। पर उन्होंने बोला नो कंपनसेशन इफ,
लेकिन अगर कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा अगर एम्प्लॉयर ने भी बोनाफाइड एरर किया है, यानी यार देखो एम्प्लॉयर ने भी कुछ जानबूझ के पैसे नहीं काटे, उसको जेन्युइनली लगा था कि ये डिडक्शन होना चाहिए, तो फिर वो उसके बाद में अगर आप क्लेम करते हो तो फिर यहाँ पर बेचारे को भी माफ करेंगे। साथ ही साथ अगर है कोई इमरजेंसी, यानी उसने इसीलिए काटे हैं क्योंकि उस टाइम पर ऐसी कुछ इमरजेंसीज आ गई थी कि उसको आपकी सैलरी में से वो अमाउंट डिडक्ट करना पड़ा। तीसरा, एम्प्लॉय नॉट एक्सेप्टेड पेमेंट। भैया आपको हम सैलरी दे रहे थे और आपको चाहिए थी ज्यादा सैलरी, है ना, आपको चाहिए थी ज्यादा सैलरी, आपने खुद सैलरी एक्सेप्ट नहीं करी और बाद में बोल दिया कि हमने वेजेस में डिले किया, तो भैया इसमें गलती हमारी क्या आपकी? आपकी। तो फिर हम किस बात का कंपनसेशन देंगे? क्लियर? बोलो भाई साहब, बोलो भाई साहब, बोलो भाई साहब। ये वाला टॉपिक हम कर चुके हैं कंप्लीट। देखा कितना छोटा सा नन्ना मुन्ना सा टॉपिक था, 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आप इस पूरे टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यही तो खासियत है लेबर लॉ की। चैप्टर जरूर उसके अंदर 4-4, 5-5, 6-6 दिए, पर दिए सब नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, तो जो जल्दी जल्दी क्या हो जाते हैं, रिवाइज हो जाते हैं। चलो भैया, चैप्टर नंबर 18 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं एकदम धुआंधार तरीके से। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, बिल्कुल। अब देखो कंपनी क्या करती है, कभी कभी ऐसा बोलती है ना तुमको, यार सैलरी कम है पर तुम्हें हम सिखा बहुत कुछ रहे हैं, सैलरी कम है पर हम तुम्हें सिखा बहुत कुछ रहे हैं। तो भाई ये जीवन का दुख है हमारा, सैलरी दे दो सिखाओ कम, सैलरी दे दो सिखाओ कम, वो चलेगा। भैया यही बात हो रही है वर्कर की, कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 यही बताता है कि कम से कम मिनिमम इतनी वेज तो हर वर्कर को मिलनी चाहिए। यार ये तो उनका अधिकार है, और ये अधिकार तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है हमारा, कि हर वर्कर का मिनिमम वेजेस मिलने का अधिकार तो बनता ही बनता है। अब देखो यार, ये जो मिनिमम वेजेस है ना, ये स्टेट टू स्टेट वेरी भी करती है, क्योंकि हर जगह का एनवायरमेंट अलग है, माहौल अलग है, वहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशंस अलग है, तो उसके हिसाब से हो सकता है कि ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेट में कहाँ पर क्या काम कर रहे हो। ठीक है, चलो सबसे पहले अगर हम बात करें मिनिमम वेजेस एक्ट की, तो उन्होंने बोला मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 इज एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर फिक्सिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस in certain employments are those which are included in the schedule and are referred to as schedule employment। पहली बात ये बात का रखना ध्यान, ये बात का रखना ध्यान कि मिनिमम वेजेस उन्हीं लोगों के ऊपर लगेगा जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में कवर होते हैं। यानी अगर आप शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में कवर नहीं होते हो तो आपके ऊपर तो ये एक्ट लगेगा ही नहीं लगेगा। ठीक है, अब मैम शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में है क्या? देखो यार, वो लिस्ट आपके कोर्स में नहीं दी है ना, तो हमें तो सिर्फ ये वर्ड याद रखना है, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। अब उसके अंदर कौन कौन सी दी है वो हम जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे काम करने तब देख लेंगे यार। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इस एक्ट के ऑब्जेक्ट और स्कोप की, कि मैम इस एक्ट का ऑब्जेक्ट और स्कोप क्या है। सबसे पहला, प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, यानी सबसे पहली चीज तो यहाँ पर लेबर के एक्सप्लॉयटेशन को रोकने की कोशिश करी जा रही। देखो यार सिंपल सी बात है, कोई बेचारा मजदूर दिन भर मेहनत कर रहा है, पूरे दिन 8 घंटे 10 घंटे काम करने के बाद में आपने उसके हाथ में थमा दिए 10 रुपए, ये बोल के कि जाओ चाय पानी पी करो। यार ये तो सीधे सीधे एक्सप्लॉयटेशन है जो कि अलाउड नहीं है। फिर इसके बाद में यहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ऑब्वियसली एम्पावर करना पड़ेगा कि भैया वो इससे रिलेटेड क्या बनाए, रूल्स और रेगुलेशंस बनाए। साथ ही साथ यहाँ पर मिनिमम रेट्स डिफाइन करी होंगी कि कितने वर्कर को कितनी मिनिमम वेजेस मिलेंगी, और ये एक्सटेंड पूरे की पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होता है। यानी इसका मतलब आप कहीं के भी एम्प्लॉय हो, आपके ऊपर तो ये एक्ट एप्लीकेबल होगा ही होगा। अगर आप कहाँ कवर होते हो, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में। अब मैं वैसे आपको बता दूं, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 के अंदर कुछ 21 एंट्रीज है और पार्ट 2 के अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड बातें हैं। ठीक है, चलो अब इस एक्ट की कुछ डेफिनेशंस पर आ जाते हैं। डेफिनेशंस पहले तो हमारी एजी की दी है, यानी हमारी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उन्होंने वही बोला, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और अदर में आ जाते हो तो स्टेट गवर्नमेंट। अब एम्प्लॉय का मतलब क्या? एम्प्लॉय का मतलब जिसको आपने हायर करा है, जिसको आप रिवॉर्ड देते हो टू डू एनी स्किल्ड अनस्किल्ड क्लरिकल लेवल वर्क, यानी जिसको आपने अपने यहाँ पर काम पर रखा है। अब वो काम कैसा भी हो सकता है, स्किल्ड अनस्किल्ड क्लरिकल, बदले में क्या मिलती है उसको, वेजेस मिलती हैं। एंड इंक्लूड्स आउट वर्कर, यहां पर आउट वर्कर को क्या करा गया है, इंक्लूड करा गया है। मतलब अगर आपने किसी से घर बैठे बैठे काम कराया है
तो वो यहाँ कवर हो जाएगा। बट किसको एक्सक्लूड करा? आर्म्ड फोर्सेस। भैया आर्मी वालों को इससे दूर रखा, क्योंकि वो तो हमारी देश की सुरक्षा कर रहे हैं, तो उनको तो हम इस एक्ट में कवर नहीं करेंगे। उनके लिए तो रूल्स रेगुलेशंस पूरे अलग से बनाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो फिर एम्प्लॉयर कौन होगा मैम? एज यूजुअल फैक्ट्री के केस में उसका मैनेजर, कंट्रोल ऑफ एनी गवर्नमेंट तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी तो उसका सीईओ, और बाकी अदर केस में जो भी पर्सन उसके सुपरविजन या कंट्रोल में आता हो। ये सेम डेफिनेशन अभी हमने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर भी पड़ी थी। साथ ही साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर को भी कवर करेंगे। ऑब्वियसली अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाली चीज है तो वहां पर इंप्लॉयर कौन होगा? कॉन्ट्रैक्टर। वहां पर इंप्लॉयर कौन होगा? कॉन्ट्रैक्टर। चलो अब आते हैं वेजेस। देखो यार, मैंने तुमको पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में भी बोला था वेजेस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, यहां पर भी वेजेस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट। यहां पर भी वेजेस की डेफिनेशन क्या है? इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले उन्होंने बोला वेजेस मींस ऑल रेम्यूनरेशन कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब सबसे पहली चीज तो वेजेस का मतलब वही होगा जिसको आप मनी के फॉर्म में क्या कर सकते हो? दे सकते हो। जिसको आप मनी के फॉर्म में क्या कर सकते हो? दे सकते हो, यानी मनी के फॉर्म में जिसको एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है। आगे जाकर उन्होंने बोला बट डज नॉट इंक्लूड, पर किसको वेजेस की डेफिनेशन से बाहर करा? हाउस अकोमोडेशन, एमिनिटी, पेंशन फंड, ट्रैवलिंग अलाउंस, डिफ्रे और ग्रेचुटी। याद करो याद करो याद करो, क्या ये वहां पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में भी इन्हीं को बाहर किया गया था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में भी इन्हीं को वेजेस की डेफिनेशन से बाहर किया था। यहां पर भी इन्हीं को वेजेस की डेफिनेशन से क्या किया गया है? बाहर किया गया है। इनको बोला बाहर रहो बाहर रहो बाहर रहो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो यार, इसके बाद में आते हैं फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। अब ये मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स्ड कैसे होती है? सबसे पहले ऑब्वियसली इसको कौन फिक्स करता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी हमारी की एजी 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 एजी। आगे उन्होंने बोला एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करती है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, जो कि पे करी जाएंगी किसको? एम्प्लॉइज को। आगे ये जो रेट फिक्स्ड होती है नीड नॉट टू बी यूनिफॉर्म, यानी ये सबके लिए एक जैसी वैसा जरूरी नहीं है। डिपेंड करेगा वर्कर के काम पर, वो कौन सी कैटेगरी का काम करता है, कितना रिस्की काम करता है, उसके हिसाब से ये वेरिएशन हो सकता है। आगे डिफरेंट रेट्स कैन बी फिक्स्ड फॉर डिफरेंट जोन्स और लोकेलिटीज। देखो यार सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात सिंपल सी बात सिंपल सी बात। आप काम करते हो यूपी में तो वहां एनवायरमेंट अलग है, वहां वेजेस अलग होंगी। आप करते हो एमपी में काम तो यहाँ एनवायरमेंट अलग है, यहाँ वेजेस अलग होंगी। तो इसीलिए ये अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग तरीकों से फिक्स करी जा सकती है। बट जनरली मैं आपको बताऊं, जो पार्ट 1 होता है जिसके अंदर वो 20-21 एंट्रीज है, वहां पर होल स्टेट नो पार्ट ओमिटेड, मतलब वहां पर अगर एक बार वेज फिक्स हो गई तो पूरे की पूरे एमपी पर लगेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि एमपी में भी इंदौर, भोपाल, जबलपुर पर लगा दिया, बाकी लोगों को बाहर कर दिया। नहीं नहीं, एमपी पर लग रहा है मतलब वो पूरे एमपी पर लगेगा। अब पूरे एमपी में कोई इंप्लॉय कहीं भी काम करे सब पर लगेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं पार्ट 2 एग्रीकल्चर से रिलेटेड, अब देखो यार एमपी में भी सब जगह तो एग्रीकल्चर हो नहीं रहा है, तो यहां पर हम फिर पर्टिकुलर स्टेट पर ना लगाकर सिर्फ उन जगहों पर लगा सकते हैं जहां पर एग्रीकल्चर का काम होता है। जैसे अगर अपन एमपी की बात करें तो एमपी में सब जगह एग्रीकल्चर तो हो नहीं रहा, तो जिन जिन स्पेसिफिक एरियाज में एग्रीकल्चर होता है वहां पर इसको क्या करा जा सकता है? फिक्स किया जा सकता है। आगे appropriate government may not fix minimum rate of wages in employment in which less than 1000 employees in whole state are engaged। यानी सिंपल सी बात, आपकी स्टेट में 1000 से भी कम एम्प्लॉइज है, पूरी स्टेट की बात कर रही हूं मैं बच्चों, किसी एक पर्टिकुलर शहर की बात नहीं कर रही हूं, पूरी स्टेट में 1000 से कम एम्प्लॉइज है, तो फिर यार ऐसे केस में जरूरी नहीं है कि आपके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पर मिनिमम रेट बताए, क्योंकि वर्कर्स कम है। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पर थोड़े से रूल्स और रेगुलेशंस अलग तरीके से काम करें। ठीक है, चलो आगे मैनर ऑफ फिक्सेशन या रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस। देखो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने एक वेजेस फिक्स करी 2015 में, अब चल रहा है 2024, तो भैया 15 से 24 के बीच में ही तो कितना परिवर्तन आ जाएगा, तो ये वेजेस को टाइम टू टाइम बेसिस पर रिवाइज भी तो करना पड़ेगा। तो यहां पर उन्होंने यही बोला, चाहे वेजेस को फिक्स करने की बात कर लो, चाहे इसके रिविजन की बात। रिविजन का मतलब वो वाला रिविजन नहीं जो आप अभी कर रहे हो, रिविजन का मतलब चेंज करना, रिवाइज करना यहां पर। ठीक है, चलो उन्होंने बोला एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो वो फिक्स करेगी मिनिमम, पहले तो टाइम के बेसिस पर,
दूसरा पीस के बेसिस पर, या गारंटीड टाइम या ओवर टाइम। ये चारों तरीके हो सकते हैं। टाइम के बेसिस का मतलब भैया 8 घंटे काम किया इतने रुपए, एक पीस बनाया इतने रुपए। गारंटीड टाइम रेट का मतलब होता है कि 8 घंटे काम करोगे इतने तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ऊपर से एडिशनली जितने पीसेस बनाओगे उसके हिसाब से भी मिलेंगे, ये होता है। और आखिरी होता है ओवर टाइम। अगर भैया किसी वर्कर से कराया गया है ओवर टाइम, ओवर टाइम का मतलब नॉर्मल जो शिफ्टिंग आवर्स होते हैं उससे ज्यादा, नॉर्मल जो शिफ्टिंग आवर्स होते हैं उससे ज्यादा, तो फिर क्या देनी पड़ेगी? ओवर टाइम वेजेस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे, डिफरेंट मिनिमम रेट ऑफ वेजेस में बी फिक्स्ड फॉर। अब अलग अलग कैटेगरी के लिए भी अलग अलग हो सकती है। जैसे मैंने आपको बोला ना, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, क्लास ऑफ वर्कर, फिर अडल्ट, अडोलसेंट, चिल्ड्रन, एप्रेंटाइज और डिफरेंट लोकेलिटीज। यानी सिंपल सी बात है भैया, हमारा इंडिया है बहुत बड़ा देश, हमारा इंडिया है बहुत से बहुत बड़ा देश। अब यहाँ पर अलग अलग विचित्र विचित्र लोग रहते हैं, विचित्र विचित्र काम होते हैं, तो भैया हर काम को ध्यान में रखकर, हर कैटेगरी को ध्यान में रखकर क्या करी जाएंगी? मिनिमम रेट फिक्स करी जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो यार, इसके अलावा उन्होंने बोला मिनिमम रेट आवर्स के बेसिस पर, डेज के बेसिस पर और मंथ के बेसिस पर भी फिक्स करी जा सकती है, जा सकती है, जा सकती है। यानी इसका मतलब ये हुआ घंटों के हिसाब से तय कर दो, इतने घंटे काम करोगे तो इतनी, पूरे दिन के हिसाब से तय कर दो या महीने के हिसाब से तय कर दो। ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि वो कितनी वेजेस फिक्स करना चाहती हैं। चलो भैया आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर। अब ये मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स कैसे होती है मैम? क्या क्राइटेरिया होता होगा गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती होगी कि भैया हमें 8,000 रुपए, 10,000 रुपए, 12,000 रुपए फिक्स करने? चलो मैं बता देती हूँ कैसे डिसाइड करती है, आ जाओ। सबसे पहला उनके पास 3 मेथड्स हैं। देयर आर टोटल 3 मेथड्स। मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, सेक्शन नंबर 4 है इंपॉर्टेंट। यस यस यस, सेक्शन नंबर 4 क्या है? इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर दी मेथड्स ऑफ फिक्सिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। तो देखो भैया, सबसे पहला जो तरीका होता है कि आपकी बेसिक रेट्स ले लो। बेसिक वेजेस का मतलब आपकी जो होनी चाहिए, बेसिक रेट मतलब भैया इतना तो हम देते ही हैं। दूसरा, कोई स्पेशल अलाउंसेस और आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहली मेथड में हम ये तीनों चीजें क्या करेंगे? इंक्लूड, बेसिक, स्पेशल और कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। दूसरा तरीका होता है बेसिक पर जिसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं आएगा, जिसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं आएगा, बट बदले में क्या आएगी? कैश वैल्यू। पर बदले में क्या आएगी? कैश वैल्यू। बिल्कुल, ये होता है सेकेंड मेथड। तीसरा मेथड जहां पर आता है बेसिक, कॉस्ट ऑफ लिविंग और कैश वैल्यू, यानी थर्ड मेथड ऊपर की दोनों मेथड्स का कॉम्बिनेशन है। भैया उन्होंने बोला जो फर्स्ट और सेकंड मेथड में नहीं हो रहा, उससे सबसे बेस्ट तरीका है थर्ड मेथड, जिसके अंदर हम सारी टाइप के एक्सपेंसेस कवर करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि यार एक वर्कर को मिनिमम इतनी तो मिलनी चाहिए। अब देखो होता क्या है, जनरली जब ये मिनिमम तय करते हैं तो मिनिमम तय करने में क्या देखते हैं? यही देखते हैं भैया एक वर्कर को रोटी कितनी लगती है, कपड़ा कितना लगता है और मकान कितना लगता है। ये कहीं ना कहीं इसके कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनके बिना तो एक वर्कर को वेजेस देने का कोई सेंस नहीं बनता। ये तो उसको मिनिमम इतना तो मिलना चाहिए। ऐसा बोलते हैं ना, हर व्यक्ति का रोटी, कपड़े और मकान पर अधिकार है। बस ये वही अधिकारों की तो बातें हो रही हैं। क्या यार। चलो नेक्स्ट आते हैं प्रोसीजर, कि क्या प्रोसीजर है इसको फिक्स करने की। पहला उन्होंने बोला, सबसे पहले तो यहाँ पर 2 मेथड्स दी गई हैं आपको, यानी यहाँ पर बनाई गई है 2 कमिटीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ क्या बनाई गई है? 2 कमिटीज। पहली कमिटी हमारी है एडवाइस टू एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड देन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स। यानी जो पहली कमिटी होगी वो क्या करेगी? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एडवाइस देगी और फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसके हिसाब से क्या करेगी? फिक्स करेगी। दूसरा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसमें नॉमिनेट करेगी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव्स को। देखो सिंपल सी बात है, अगर वेजेस आपके लिए तय करी जा रही है और कंपनी के लिए तय करी जा रही है कि इस कंपनी को इतनी देनी है, तो कम से कम उनको भी तो उस कमिटी में शामिल करना चाहिए ताकि वो भी इसके ऊपर अपना क्या दे सके? सजेशंस दे सके।
आगे फिर इसके अलावा इसमें होगा एक इंडिपेंडेंट चेयरमैन। इसमें क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट चेयर, और साथ में मेंबर्स होंगे नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ टोटल नंबर। इसमें क्या होगा, इंडिपेंडेंट चेयरमैन और साथ ही साथ 1/3 इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे जो टोटल मेंबर्स को एक्सीड ना करें। ठीक है, चलो फिर बनेगी इसमें एक नोटिफिकेशन कमिटी। कौन सी कमिटी बनेगी, नोटिफिकेशन कमिटी। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी भैया इनको कि हम ये मिनिमम रेट डिफाइन करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता देखो कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने आज अनाउंस कर दिया कि चलो 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 कल से ये मिनिमम रेट है, नहीं, पहले वो नोटिफाई करेगी, लोगों के इसके ऊपर ओपिनियंस लेगी, फिर जो भी आप ओपिनियंस दोगे उसको रिकॉर्ड करेगी, अपने ऑफिशियल गैजेट के अंदर पब्लिश करेगी, फिर उसके बाद में इसको क्या करेगी, जाकर फिक्स करेगी। सिंपल सी मतलब वही वाली कहानी है जो हम आगे भी पढ़कर आते हैं कि भैया ऐसा नहीं है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने आज बोल दिया और कल से ये लग गया। पहले वो अनाउंस करते हैं, लोगों के ऊपर इसके कमेंट्स मांगते हैं, उसको कंसिडर करते हैं एंड देन दे गो एंड फिक्स द मिनिमम रेट। ठीक है, चलो फिर इसमें आएगी एक हमारी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो यार सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड अपॉइंट करेगी जिसका काम ही क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मिनिमम रेट से रिलेटेड एडवाइजेस देना। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मिनिमम रेट से क्या देना, एडवाइजेस देना। अब ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये जो अपन ने ऊपर पढ़ा ना ये वही है। ठीक है, चलो कि इसमें 1/3 टोटल मेंबर्स होंगे और ये सारी चीजें। चलो 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 आगे, मिनिमम वेज वेदर टू बी पेड इन कैश और काइंड। याद रखना याद रखना याद रखना, मिनिमम वेजेस पेबल शेल बी पेड इन कैश बट वेर इट हैज बीन कस्टम टू पे वेजेस होली और पार्टली इन काइंड एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में ऑथोराइज सच पेमेंट्स। देखो यार वैसे तो हमेशा कैश में देनी चाहिए ताकि वर्कर अपने हिसाब से अपने पैसे को यूज कर सके, लेकिन अगर आपके बिजनेस का कोई ऐसा कस्टम या ट्रेंड रहा है तो वहां पर आप काइंड और कैश दोनों में दे सकते हो, बट उसके लिए भी आपको पहले एजी से अप्रूवल लेनी पड़ती है। वरना क्या होगा, जैसे कोई कंपनी है वो आटा मैन्युफैक्चर करती है, उसने बोला हमने वर्कर को 10 किलो आटा दे दिया वेजेस की जगह, तो भाई वो सिर्फ आटा खाएगा क्या, उसको बाकी भी तो खर्चेंगे। तो इसीलिए वेजेस हमेशा कैश में देते हैं, काइंड में नहीं देते नहीं देते नहीं देते। हाँ बट अगर आपको देनी है पार्टली इन काइंड तो फिर आपको किससे परमिशन लेनी है, एजी। ठीक है, आगे पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस इज ऑब्लिगेटरी ऑन एम्प्लॉयर। देखो भैया ये तो सिंपल सी बात है, आपको मिनिमम तो देना ही पड़ेगा, इससे कम तो नहीं दे सकते नहीं दे सकते नहीं दे सकते। आगे फिक्सिंग आवर्स फॉर अ नॉर्मल वर्किंग डे, साथ ही साथ आपको एक नॉर्मल वर्किंग डे के आवर्स भी फिक्स करने पड़ेंगे। जैसे कि भैया एक नॉर्मल दिन में एक वर्कर कितने घंटे काम करेगा, 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे। साथ ही साथ उसको रेस्ट ऑफ पीरियड कितना मिलना चाहिए, एक तो पहली बात तो 7 दिन में 1 दिन की तो छुट्टी मिलना उसका अधिकार है, और अगर वो ओवर टाइम भी कर रहा है तो ओवर टाइम भी इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं तो जनरली क्या होता है, वर्कर ज्यादा कमाने के चक्कर में भी ओवर टाइम कर लेते हैं कि भैया हम 4 घंटे ओवर टाइम कर रहे हैं अब हमको पर आवर के हिसाब से पैसे दो, तो इसीलिए ओवर टाइम का भी एक टाइम पीरियड क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, पेमेंट ऑफ ओवर टाइम तो उन्होंने बोला व्हेन एम्प्लॉय वर्क्स ऑन एनी डे in excess of number of hours constituting normal working day, employer shall pay in excess at the overtime rate fixed under the act। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है भैया, अगर तुमने किया है ओवर टाइम मतलब तुम्हारे नॉर्मल वर्किंग आवर थे 8 घंटे, तुमने आज करी 10 घंटे काम, तो ये जो 2 आवर्स है ये तुम्हारा क्या है, ओवर टाइम, और इसके तुम्हें क्या मिलेंगे, अलग से पैसे। ठीक है, वेजेस ऑफ अ वर्कर हु वर्क्स इन लेस देन नॉर्मल वर्किंग डे। अब उन्होंने बोला कि अगर कोई वर्कर है, कोई पर्टिकुलर वर्कर है, तो अगर वो क्या कर रहा है, वो लेस देन नॉर्मल वर्किंग डे मतलब नॉर्मल वर्किंग डे से भी कम में काम कर रहा है, तो फिर क्या होगा, एम्प्लॉय वर्क्स ऑन एनी डे ऑन विच ही एम्प्लॉयड फॉर अ पीरियड लेस देन द रिक्विजिट नंबर ऑफ आवर्स, ही शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव वेजेस इफ ही हैड वर्कड फॉर अ फुल वर्किंग डे। देखो यार सिंपल सी बात है, तुमने आके 5 घंटे काम किया, बट तुमने काम वो किया जो पूरे दिन का काम था, तुमने काम वो किया जो पूरे दिन का काम था, तो उन्होंने बोला नॉर्मली फुल डे वेजेस ही मिलेंगी, नॉर्मली फुल डे वेजेस ही मिलेंगी, बट इफ एम्प्लॉय डिफॉल्ट देन एम्प्लॉयर कैन डिडक्ट वेजेस। सिंपल सी बात भैया, तुमने आके पूरा 5 घंटे में वही काम किया जो तुम 9 घंटे में करते, तो तुम्हें वेजेस तो पूरी मिलेंगी, बट साथ ही साथ अगर तुमने करी कुछ गड़बड़, कैसी गड़बड़, जैसे तुमने अनविलिंगनेसली काम को कुछ क्या करा, ओमिट किया, या कोई अदर केस है, तो फिर ऐसे केस में तुम्हारी वेजेस क्या करी जा सकती है, डिडक्ट। ऐसे केस में तुम्हारी वेजेस क्या करी जा सकती है, डिडक्ट।
मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स, डेफिनेटली आपको रजिस्टर्स और रिकॉर्ड्स क्या करने पड़ेंगे, मेंटेन करने पड़ेंगे, यानी टाइम टू टाइम इन सब बातों का भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना, ठीक है। फिर इसके अलावा अथॉरिटी एंड क्लेम्स, अगर 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 आपको लगता है कि आपको मिनिमम वेजेस नहीं मिल रही है तो आप एजी के पास जाकर अपना क्लेम मांग सकते हो कि भैया ये हमें मिनिमम वेजेस नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। आखिरी में आपको दिए कुछ ऑफेंसेस और पेनाल्टीज। ऑफेंसेस और पेनाल्टीज इतनी काम की नहीं है, फिर भी आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। चलो भाई साहब, चलो भाई साहब, चलो भाई साहब, हमने चैप्टर नंबर 18 के 2 पार्ट्स कर लिए हैं कंप्लीट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो यार 20-20 मिनट्स के टॉपिक हैं, 20-20 मिनट में रिवाइज हो जाते हैं फटाफट तरीके से, ठीक है। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार रिवाइज कर पाओगे, तो बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, ताकि तुम्हारा धुआंधार सा रिविजन होता रहे, ठीक है। चलो अब आते हैं इसके बचे हुए जो 2 टॉपिक्स हैं उन पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब हम बात करेंगे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की। अब हम बात करेंगे किसकी, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 की। चलो यार जल्दी से बात कर लेते हैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की। चलो देखो यार, सबसे पहले बात करते हैं ये बोनस शब्द है क्या। मैम ये शब्द सुना तो हमने बहुत बार है अपनी रियल लाइफ में भी, लोगों को सुनते हैं कि दिवाली बोनस मिल रहा है, किसी को क्रिसमस बोनस मिल रहा है, किसी को न्यू ईयर बोनस मिल रहा है, किसी को कोई दूसरा बोनस मिल रहा है। तो देखो यार सिंपल सी बात ये है, बोनस का मतलब ये होता है आपने जो इतनी साल भर मेहनत करी, इतना हार्ड वर्क किया, उसके बदले में कंपनी आपको आपकी रेमुनरेशन के अलावा कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देना चाहती है, बस उसे ही बोलते हैं बोनस, उसे ही क्या बोलते हैं, बोनस। चलो यार सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि यहां पर एक्ट कौन सा है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। कौन सा एक्ट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। उन्होंने बोला इस एक्ट का ऑब्जेक्ट और स्कोप क्या है, जरा जल्दी जल्दी बता दो। ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना है, पीस और हार्मनी मेंटेन करना, साथ ही साथ वर्कर को उसकी इतनी मेहनत के बदले में, उसको इतनी मेहनत के बदले में कुछ ना कुछ तो अवार्ड मिलना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर एक केस आया था, मुंबई कामागर सभा वर्सेस Abdul Bhai, Fezul Bhai, that bonus is a word of many houses. There is profit-based bonus, which is one specific kind of claim. There is customary or traditional bonus. भाई साहब भाई साहब भाई साहब, यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात बताई गई थी इस केस लॉ में कि बोनस बहुत तरीके के होते हैं, स्टैट्यूटरी होते हैं, कस्टमरी होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं। यानी स्टैट्यूटरी का मतलब तो देखो सिंपल सा है, ऐसा बोनस जो इस एक्ट के द्वारा कवर होगा, यानी अगर इस एक्ट में आप आ जाते हो तो फिर आपको अपने एम्प्लॉय को बोनस देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। लेकिन 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 एक आता है दिवाली बोनस, या फिर जिसको हम बोलते हैं कस्टमरी बोनस। आपने बहुत बार सुना होगा कि लोगों को दिवाली का बहुत वेट इसीलिए रहता है क्योंकि उनको मिलता है बोनस। अब ये क्या होता है, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। कुछ कंपनीज अपने एम्प्लॉय को बोनस देती हैं, कुछ नहीं देती हैं, ठीक है, यानी ऑप्शनल है, देना या नहीं देना वो कंपनी की इच्छा है, वो बेसिकली होता है कस्टमरी बोनस, ठीक है। चलो चलो चलो, बट बोनस में उन्होंने आगे जाकर ये बोला, स्टैट्यूटरी बोनस एंड कस्टमरी बोनस ऑपरेट इन 2 फील्ड्स एंड डू नॉट क्लैश विद ईच अदर। दोनों अलग अलग है, दोनों का एक दूसरे से कोई नाता नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। स्टैट्यूटरी तो तब देना है जब इस एक्ट में आ जाओगे, कस्टमरी आपकी विलिंगनेस है, देना या नहीं देना। आपको लगता है कि नहीं यार आपके एम्प्लॉय ने साल भर बहुत मेहनत करी, आप उसको देना चाहते हो, दे दो, हमें क्या समस्या है जीवन की, ठीक है। फिर बात करते हैं कि एक्ट लगता किस पर है, तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला हर फैक्ट्री पर, यानी एवरी फैक्ट्री हैज टू गिव टू देयर वर्कर्स अ बोनस। दूसरा, जहां पर 20 या 20 से ज्यादा क्या करते हो, एम्प्लॉय काम करते हो, जहां पर 20 या 20 से ज्यादा क्या करते हो, एम्प्लॉय काम करते हो, उन्हें क्या देना पड़ेगा, स्टैट्यूटरी बोनस, स्टैट्यूटरी बोनस, स्टैट्यूटरी बोनस। लेकिन 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 अगर एजी चाहे तो वो आपके ऊपर इस एक्ट को क्या कर सकती है, एप्लीकेबल कर सकती है। यानी अगर आप क्या काम करते हैं 20 से कम वर्कर, आप क्या काम करते हैं 20 से कम वर्कर, फिर भी एजी को लगता है कि आपके ऊपर ये एक्ट लगना चाहिए, तो वो लगा सकती। लेकिन लेकिन लेकिन
यहां पर अब एक और बात है, अभी अपन ने आगे बहुत सारी जगह पर पढ़ा है कि एजी जब चाहे तब लगा सकती है, लेकिन वहां पर हम कभी लिमिट की बात नहीं करते। यहां क्लियर क्लियर बोला है, लेकिन 10 से कम तो नहीं ही होने चाहिए, लेकिन 10 से कम तो नहीं ही होने चाहिए। क्योंकि देखो यार, अगर ऐसे एजी किसी के ऊपर भी लगा देगी तो फिर तो एजी कहीं ना कहीं वो जो छोटे छोटे सोल प्रोप्राइटर्स है उनके ऊपर भी लगा देगी इस एक्ट को, जो कि उनके लिए हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो, क्योंकि बेचारों का छोटा मोटा सा धंधा है। अब आप उनको भी बोल दोगे कि बोनस बांटो, तो इट कुड बी अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, इसीलिए उन्होंने बोला 20 से कम में लगा सकते हैं, बट ये याद रखना वो 10 से कम कभी भी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं ही हो सकते। चलो आगे, एक्ट नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज। लेकिन आपको नीचे दी गई है ये पूरी की पूरी लिस्ट, इन पर तो बोनस एक्ट नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। पहला, वो एम्प्लॉयज जो इंश्योरेंस बिजनेस में है, सीमैन ऑफ मर्चेंट शिपिंग, डॉक वर्कर्स, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, आरबीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, डिपॉजिट इंश्योरेंस, नेशनल बैंक, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एसडीबीआई, नेशनल हाउसिंग बैंक। भैया भैया भैया, इनको इस एक्ट में कवर इसीलिए नहीं करा गया है क्योंकि इन सब के लिए कहीं ना कहीं इनके स्पेशल एक्ट्स हैं, जिसके अंदर इनसे रिलेटेड क्या दिए गए हैं, रूल्स और रेगुलेशंस दिए हैं। ठीक है, आगे, apart from above, appropriate government have necessary power to exempt establishment from provision of this act। यानी एजी के पास पूरा पावर है, वो अगर चाहे तो आपको एग्जेम्प्ट भी कर सकता है। जैसे आपके ऊपर एप्लीकेबल बना सकता है, वैसे ही उसको एग्जेम्प्ट भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो यार, अब इसमें दिए कुछ फटाफट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, फटाफट से पढ़ लेते हैं। पहली डेफिनेशन अकाउंटिंग ईयर की दिए। उन्होंने बोला अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या? अकाउंटिंग ईयर का मतलब जिस दिन आप अपनी बुक्स को क्या करते हो, क्लोज। अब वो हो सकता है कुछ लोग दिसंबर में क्लोज करते हैं, कुछ लोग मार्च में क्लोज करते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका दिसंबर है या मार्च है। ठीक है, दूसरा उन्होंने बोला इन रिलेशन टू कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेड बिफोर एनुअल जनरल मीटिंग इज अप वेयर ईयर और नॉट। यानी जिस साल आप रखोगे एजीएम, उसी साल को हम क्या मान लेंगे, आपका अकाउंटिंग ईयर। उसी साल को हम क्या मान लेंगे, आपका अकाउंटिंग ईयर। आगे जाकर उन्होंने बोला पर अगर एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि हमारा अकाउंटिंग ईयर ये है, तो फिर वही रहेगा, बार बार बदलना मत, बार बार बदलना मत। लेकिन अगर बदलना है तो फिर क्या लेनी पड़ेगी, रिटर्न परमिशन। अगर बदलना है तो क्या लेनी पड़ेगी, रिटर्न परमिशन, और वो भी किससे, एजी। किससे लेनी पड़ेगी, एजी से। आगे फिर इसमें आपको नेक्स्ट डेफिनेशन दी अलोकेबल सरप्लस। अब अलोकेबल सरप्लस की डेफिनेशन कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने बोला 67% और 60% ऑफ द अवेलेबल सरप्लस। बस यार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इतना ही लिखा है। अवेलेबल सरप्लस इन रिलेशन टू एन एम्प्लॉयर विच इज अ कंपनी 67% और अदर केसेस में 60%। यानी अगर आप हो एक कंपनी तो आपके लिए अलोकेबल सरप्लस कितना होगा, 67%। लेकिन आप हो कोई एचयूएफ, कोई ट्रस्ट, कोई दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट, तो फिर आपके लिए कितना, 60%। ठीक है, अवार्ड का मतलब तो हमें बहुत अच्छे से पता है, जो आर्बिट्रेशन के तहत आपको अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, कॉर्पोरेशन का मतलब भी हमें पता है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट। एम्प्लॉय का मतलब जिसकी सैलरी 21,000 पर मंथ से ज्यादा ना हो। याद रखना। बोनस इसका मतलब उन्हीं एम्प्लॉयज के ऊपर एप्लीकेबल होगा जिनकी सैलरी 21,000 से कम हो। एम्प्लॉयर का मतलब अगेन फैक्ट्री है तो उसका ओनर, इसके अलावा अगर किसी के पास भी उसका अल्टीमेट कंट्रोल हो, वही उसका क्या बन जाएगा, ओनर। वो इसका कौन बन जाएगा, एम्प्लॉयर। यार ये डेफिनेशंस तो हम लोगों ने इतनी बार पढ़ ली है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब तो तुम नींद में भी बता दोगे, तुमसे कोई एम्प्लॉयर की डेफिनेशन या ये पूछेगा तो। चलो फिर एस्टैब्लिशमेंट इन प्राइवेट सेक्टर। उन्होंने बोला जो पब्लिक सेक्टर ना हो वो प्राइवेट सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर ना हो वो प्राइवेट सेक्टर। तो मैम फिर पब्लिक सेक्टर क्या है? पब्लिक सेक्टर का मतलब उन्होंने बोला जो कंट्रोल्ड होती हो बाय गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट कंपनी, या फिर कॉर्पोरेशन इन विच नॉट लेस देन 40% ऑफ द कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट और आरबीआई। याद रखना यहाँ पर क्या बात है, 40% की। नॉर्मली वरना हम क्या पढ़ते हैं, 51%। याद रखना। पब्लिक सेक्टर का मीनिंग यहाँ पर क्या दिया है, पहली बात तो गवर्नमेंट कंपनी को तो उन्होंने लिख दिया क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में 51% की बात होती है। साथ में नीचे ऐसा लिख दिया जहां पर 40% भी अगर गवर्नमेंट का या आरबीआई का कंट्रोल है तो उसे हम क्या मान लेंगे, पब्लिक सेक्टर मान लेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन अलग है हम जो नॉर्मल जनरल डेफिनेशन पढ़ते हैं उससे। ठीक है, चलो
अब मैम यहां पर सैलरी का मतलब क्या? सैलरी का मतलब पहला बेसिक वेजेस। पहला क्या है? बेसिक वेजेस। फिर आता है इसके अंदर डियरनेस अलाउंस। फिर क्या आता है इसके अंदर? डीए। एक्सक्लूड, लेकिन क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? बिल्कुल भी आपका ओवर टाइम, आपके अदर अलाउंसेस, आपका हाउस अकोमोडेशन, आपका ट्रेवलिंग का अलाउंसेस, आपका बोनस, आपका प्रोविडेंट फंड पेंशन, आपका कमीशन और आपका रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। बिल्कुल 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 इन सबको सैलरी और वेजेस के डेफिनेशन से रखा है बाहर। तुमको बोला नहीं आने का, नहीं आने का, नहीं आने का। ठीक है, चलो इसके बाद में अब दिया है आपको एस्टैब्लिशमेंट का मीनिंग। एस्टैब्लिशमेंट का मतलब बहुत सिंपल सा है, कोई भी अंडरटेकिंग या ब्रांचेस जो सेम या डिफरेंट प्लेसेस में सिचुएटेड है, और अगर उसको बोल दिया जाए कि भैया तुम्हारे ऊपर बोनस लगेगा तो हम तुम्हें बोनस की एस्टैब्लिशमेंट की कैटेगरी में कवर कर लेंगे। सिंपल सा एग्जांपल, आपकी है एक फैक्ट्री है आपकी इंदौर में और आपका मेन हेड ऑफिस है भोपाल में। आपकी फैक्ट्री है इंदौर में, आपका हेड ऑफिस है भोपाल में। तो भैया इस एक्ट के लिए हम इसको सेम यूनिट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्री में काम करते हैं 5 एम्प्लॉइज और ऑफिस में करते हैं 10 एम्प्लॉय। आप इस एक्ट से बचना चाहते हो तो हो सकता है कि हम आपको यहां पर इंक्लूड कर लें। ठीक है, चलो 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 अब आता है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल एज बोनस। मैम जल्दी से बता दो बोनस कैसे पे होता है, उसका कैलकुलेशन क्या है? देखो यार बच्चों, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। सबसे पहले आता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से क्या माइनस होते हैं? डिडक्शंस। फिर अगर आपने पिछले साल बोनस दिया था और उसके ऊपर करा था कोई इनकम टैक्स सेव, तो उसको हम क्या करेंगे? ऐड ऑन। उसके बाद में जो अमाउंट आएगा वो बनेगा हमारा अवेलेबल सरप्लस। यानी पहले लेना है ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से करने हैं कुछ डिडक्शंस, फिर इसमें जोड़ना है इनकम टैक्स। क्या मिल गया? अवेलेबल सरप्लस। अब याद करो, हम ऊपर पढ़कर आए अलोकेबल सरप्लस की डेफिनेशन। अलोकेबल सरप्लस क्या बोल रहा था? 67% ऑफ अवेलेबल या 60% ऑफ अवेलेबल। यानी इसी का तो 67% या इसी का तो क्या निकालना है? हमें 60% निकालना है। ये तो यार हमने बहुत अच्छे से क्लास में इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। तो आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को इसका प्रैक्टिकल सॉल्व करते आ जाएगा, अगर पेपर में आया तो। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में आती है एलिजिबिलिटी फॉर बोनस। बोनस किसको मिलेगा? Every employee entitled to be paid in accounting year bonus provided he has worked for not less than 30 working days in a year। यानी आपने कम से कम साल में 30 दिन तो काम किया हो। अगर आपने 30 डेज से कम काम किया है तो फिर आपको बोनस नहीं मिलेगा। आगे डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बोनस, बट अगर आपने किया है कोई फ्रॉड, आपका था कोई वायलेंट बिहेवियर, या आपने प्रॉपर्टीज का क्या किया है? मिस एप्रोप्रिएशन, तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है यार, अगर तुम करोगे कंपनियों में गड़बड़ तो तुमको क्यों देंगे हम बोनस? ठीक है, आगे अब मैम मिनिमम बोनस कितना मिलता है? मिनिमम मिलता है 8.33% ऑफ सैलरी और ₹100 विच एवर इज हायर। 8.33% ऑफ सैलरी और ₹100 विच एवर इज हायर। अब अगेन आप ये बोलोगे मैम 100 रुपए। यार देखो, ये वापस से अगेन पुराने जमाने का एक्ट, भिड़े के जमाने का एक्ट। अब उस टाइम पर तो कितने लोगों की सैलरी ही सिर्फ 20 रुपए 30 रुपए होती थी, इसीलिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड टाइम लिमिट फिक्स कर दी थी, 100 तो देना ही पड़ेगा। फिर अगर अब आपकी सैलरी ज्यादा है तो आपको उसका 8.33% मिल जाएगा। इसीलिए यहां पर क्या लिखा है? विच एवर इज हायर। अगर यहां गलती से लिख देते विच एवर इज लोअर, तो लोअर में तो फिर हमेशा ही 100 रुपए आते। ठीक है, इसीलिए लिमिट में क्या लिखा है? हायर। चलो ये तो बात हो गई नॉर्मल, लेकिन अगर आप क्या है कोई माइनर, कोई माइनर, अपन पढ़कर आए कि भैया अडोलसेंट या माइनर से काम करा सकते हैं कुछ केसेस में, अपन ने पढ़ लिया चाइल्ड लेबर एक्ट। अब लेकिन अगर माइनर है या अडोलसेंट उसको दे रहे हो तो उसको कितना देंगे? मिनिमम 8.33% और ₹60 विच एवर इज हायर। और यहां पर माइनर का मतलब दिया है जिसकी अभी 15 इयर्स, एम्प्लॉय नॉट कंप्लीटेड 15 इयर्स ऑफ एज, यानी अगर आप 15 साल से कम के हो तो आपको माइनर मान रहे हैं। 15 साल से ऊपर वालों के लिए हमेशा कौन सी लिमिट लगेगी? ये वाली। ठीक है,
मतलब अगर आप 15 साल से कम हो तो आपके लिए 60 पर रुपीज वाली है, और अगर आप 15 के अबव हो, 15 के अबव आप कितने भी हो, आपके लिए लिमिट कौन सी है? 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए। ठीक है, चलो मैक्सिमम बोनस कितना मिलेगा? 20% ऑफ सैलरी। मैक्सिमम कितना मिलेगा? 20% ऑफ सैलरी। आगे, प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन बोनस इन सर्टेन केसेस। अब उन्होंने बोला कि क्या आपके बोनस में से कुछ अमाउंट डिडक्ट हो सकता है, तो उन्होंने बोला वेयर एम्प्लॉय नॉट वर्क फॉर ऑल वर्किंग डेज, यानी अगर आपके जितने दिन थे आपने उतने दिन काम नहीं किया तो हो सकता है कि हम प्रोपोर्शनेटली कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कंपनी ऐसा कर सकती है, जैसे आपको 260 दिन काम करना था साल में, आपने 260 नहीं, आपने 250 ही दिन काम किया है, 10 दिन की छुट्टी पे थे, तो प्रोपोर्शनेटली अमाउंट डिडक्ट किया जा सकता है। आगे, कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्किंग डेज। अब उन्होंने बोला जब आप बोनस के लिए नंबर ऑफ डेज काउंट करोगे तो कौन कौन से डेज हैं जिनको कंसिडर करना है। एवरी एम्प्लॉय शैल बी डीम्ड टू बी वर्क ऑल्सो ऑन द डेज ऑन विच ही हैज बीन लेड ऑफ। जिस दिन आपने उसको ले ऑफ किया था, ले ऑफ का मतलब अपन पीछे पढ़कर आए हैं, है ना, आप ही उसको क्या करते हो? घर बिठा देते हो। दूसरा, अगर उसको लीव पर जाने के बाद में भी सैलरी या वेजेस मिली है, अगर वो टेम्पररी डिसेबल हुआ था या फिर वो मटर्निटी लीव पर था। यानी सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। देखो यार, आप साल में कर रहे हो 300 दिन काम, मान लेते हैं आपने साल में कितने दिन काम किया? 300 दिन काम किया, लेकिन अब इन 300 दिन में से आप अगर गए थे मटर्निटी लीव पर, या कंपनी ने आपको एक आध महीने के लिए ले ऑफ किया था, या आपको डिसेबलमेंट हुई थी टेम्पररी, तो इस वजह से आप थे छुट्टियों पर आपको वेजेस तो पूरी मिल रही थी, तो फिर वहां पर वो डेज तो काउंट होंगे ही होंगे, फिर आप यहां पर प्रोपोर्शनल डिडक्शन नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो अब इसमें एक आता है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सेट ऑन एंड सेट ऑफ। सेट ऑन एंड सेट ऑफ क्या होता है, ध्यान से समझ लो, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो यार, अभी अपन ने ऊपर बात करी थी अलोकेबल सरप्लस, ठीक है, आपका अवेलेबल सरप्लस आया, उसमें से 67% आपका अलोकेबल सरप्लस है, यानी अगर आपका अवेलेबल सरप्लस है 1000 रुपए और आपको 67% क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी 670 रुपए। 670 रुपए क्या आपका अलोकेबल सरप्लस है। अब ये जो 670 रुपए आपका अलोकेबल सरप्लस है, लेकिन आपका मैक्सिमम अमाउंट आया था 700 रुपए। आपका मैक्सिमम कितना आया था? 700 रुपए। आपको बांटना 700 रुपए थे, लेकिन आपके पास अवेलेबिलिटी कितने की है? 660 की है। तो भैया अभी आप 30 रुपए तो इस साल दे ही नहीं पाओगे, 30 साल रुपए की क्या आ जाएगी? डेफिशिएंसी। इस डेफिशिएंसी को अगले साल क्या करना पड़ेगा? कैरी फॉरवर्ड। इस डेफिशिएंसी को अगले साल क्या करना पड़ेगा? कैरी फॉरवर्ड। और जब आप डेफिशिएंसी करते हो कैरी फॉरवर्ड, उसे बोलते हैं सेट ऑफ। उसे क्या बोलते हैं? सेट ऑफ। और इसी का अपोजिट, आपके पास था अमाउंट देने के लिए 670, बट मैक्सिमम आया सिर्फ और सिर्फ मात्र 600 रुपए। कितना आया? 600 रुपए। अब ये 70 रुपए क्या हो गया आपके पास? सरप्लस। ये 70 रुपए क्या हो गया? सरप्लस। बिल्कुल 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 भैया, आपके पास 670 रुपए रखें, लेकिन बांटने 600 ही है, बांटने 600 ही। अब ये 70 रुपए तो एक्स्ट्रा रखें, इसका क्या करना है? मैम इसका कुछ नहीं, इसको भी अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना है, लेकिन इसको रिजर्व की तरह कैरी फॉरवर्ड करना है, इसको रिजर्व की तरह कैरी फॉरवर्ड करना है, यानी अगले साल जब पैसे बांटोगे तो ये 70 रुपए उस अमाउंट में जोड़ लेना, ये 70 रुपए उस अमाउंट में जोड़ लेना। बस यार, ये होता है सेट ऑन और सेट ऑफ का पॉइंट। इतना सा सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। चलो इसके बाद में एडजस्टमेंट ऑफ कस्टमरी और इंट्रीम बोनस। देखो यार, अगर आपका टोटल बनता है बोनस 700 रुपए, आपका टोटल बोनस कितना बन रहा है? 700 रुपए। तो अगर आपने इसमें से ऑलरेडी कोई कस्टमरी या पूजा बोनस दे दिया है तो वो माइनस कर दो। आपने कोई बोनस एडवांस में दे दिया था, बहुत बार ऐसा होता है एम्प्लॉय एडवांस में बोनस मांग लेते हैं, सर मेरे घर में आ गई है इमरजेंसी, प्लीज मुझे एडवांस में बोनस दे दो, तो फिर वो भी क्या करेंगे? यहाँ से डिडक्ट करेंगे। देखो अगर बनता 700 रुपए तो मिलेंगे तो 700 रुपए। अब ये 700 रुपए आप किसी भी नाम से दो, उसको कस्टमरी के नाम से दे दो, स्टैट्यूटरी के नाम से दे दो, या एडवांस के नाम से दे दो, देने तो 700 रुपए ही है। 700 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, नहीं ही दे सकते, ठीक है, ठीक बा। चलो, टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस। अब बोनस देना कब है? सबसे पहली बात तो उन्होंने बोली बोनस कैश में देंगे, ठीक है, विद इन द मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ विच अवार्ड बिकम्स एनफोर्सेबल। यानी
अगर आपने टाइमली बोनस नहीं दिया था और किसी ने करी थी आपके ऊपर केस, किसी ने क्या किया था, केस, तो फिर ऐसे केस में आपको कैश में बोनस देना है विद इन मंथ फ्रॉम विच द अवार्ड बिकम्स एनफोर्सेबल। यानी जिस दिन कोर्ट ने आपको बोला था इनको बोनस दो इनका, वहां से 30 दिन के अंदर अंदर बोनस देना पड़ेगा, वहां से 30 दिन के अंदर अंदर बोनस देना पड़ेगा। बट अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो इस टाइम को एक्सटेंड कर सकती है। बोनस शैल बी पेड विद इन अ पीरियड ऑफ 8 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। आपको कितने महीने में देना है, 8 महीने के अंदर अंदर देना है फ्रॉम द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर। रिकवरी सेट ऑन एंड सेट ऑफ अलोकेबल सरप्लस। देखो यार, सिंपल सी एक चीज बताती हूं तुमको। अब अगर कोई सेट ऑन या सेट ऑफ है, ठीक है, तो अगर एम्प्लॉय या उसके लीगल हायर ने एप्लीकेशन दी है किसको, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, किसको एप्लीकेशन दी है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, वेयर मनी इज ड्यू टू एन एम्प्लॉय बाय वे ऑफ बोनस। यानी आपको अभी तक बोनस मिला ही नहीं है, आपको बोनस मिला ही नहीं, इसके लिए आपने क्या दिया, एप्लीकेशन दी है एजी को। तो फिर उन्होंने बोला सच एप्लीकेशन शैल बी मेड विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ विच मनी बिकेम ड्यू। यानी आपको 1 साल के अंदर अंदर बोलना पड़ेगा कि भैया बोनस दे दो। अगर आपने उससे ज्यादा डिले किया तो फिर आपको बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो इसके बाद में कुछ छोटे छोटे से प्रोविजंस हैं जो एज सच इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे पहला है बोनस लिंक्ड विद प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। जनरली बोनस आपको मिलता है आपके प्रोडक्शन के बेसिस पर, भैया आपने साल भर कितना काम किया है। अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो किसी को भी एग्जेम्प्ट कर सकती है। इसके अलावा कुछ पेनाल्टीज दिए, जैसे 6 महीने से लेकर आपको सजा हो सकती है, इंप्रिजनमेंट हो सकती है। उसके अलावा 1000 रुपए की आपके ऊपर फाइन लगाई जा सकती है। और ऑफेंसेस बाय कंपनी, अगर कंपनी या उसके ऑफिसर इन डिफॉल्ट गलती करेंगे तो भैया वो भी लायबल होंगे ही होंगे। बिल्कुल। चलो यार, अब आते हैं लास्ट टॉपिक पर, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। बिल्कुल क्या बोलता है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, मैम फटाफट से बता दो। देखो यार, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट बहुत छोटा सा था, हमने वैसे तो सारी टॉपिक मॉड्यूल से पढ़े हैं, बट मैंने रिवीजन के लिए आपको शॉर्ट टॉपिक्स में भी बनाकर दे दिए हैं। ठीक है, चलो भाई साहब। सबसे पहले बात करते हैं इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 की। देखो यार, नाम से ही क्लियर है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, यानी इक्वल रेम्यूनरेशन पर तो हर किसी का अधिकार है। इक्वल रेम्यूनरेशन पर तो हर किसी का क्या है, अधिकार है। अब उन्होंने बोला इक्वल रेम्यूनरेशन जो है वो आपको बताता है कि आपको सबको एक समान, चाहे वो किसी भी जेंडर, किसी भी कास्ट, किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, अगर उन्होंने काम किया है सेम लेवल का, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। याद करो, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉ का हम टॉपिक पढ़कर आए थे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। बस यार उसी सेम थीम पर ये वाला टॉपिक भी क्या करता है, काम करता है। अब देखो, यही वहां पर भी बात करी गई है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल पढ़ा था, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, उसी की क्या हो रही है, बात हो रही है, उसी की क्या हो रही है, चर्चा हो रही है। आगे इस एक्ट का ऑब्जेक्ट और स्कोप क्या है, ऑब्जेक्ट और स्कोप क्लियर है। आप किसी भी तरीके से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे अगर लोग क्या करते हैं, सिमिलर नेचर का काम। बिल्कुल। अगर लोग क्या कर रहे हैं, सिमिलर नेचर का काम, तो आप नहीं करोगे डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा ये एक्ट किसके ऊपर लगता है, होल ऑफ इंडिया के ऊपर। किसके ऊपर लगता है, होल ऑफ इंडिया के ऊपर। आगे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन हमने सब जगह सेम पढ़ी है, वही है रेलवे, बैंकिंग, इसके केस में सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी केसेस में स्टेट गवर्नमेंट। मैन और वुमेन का मतलब तो हमें पता ही है, मेल और फीमेल। रेम्यूनरेशन का मतलब बेसिक वेजेस, एमोल्यूमेंट्स, चाहे वो कैश में हो या काइंड में हो, आगे जाके उन्होंने बोला सेम वर्क और सिमिलर नेचर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब जहां पर सबने स्किल, एफर्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम की, यानी मेरा भी स्किल वही है, आपका भी स्किल वही है, मैंने भी वही एफर्ट लगाया, आपने भी वही एफर्ट लगाया, तो आपको और मुझे क्या मिलनी चाहिए, इक्वल वेजेस मिलनी चाहिए। आगे एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, ये बात याद रखना, यानी इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट ये बोलता है कुछ भी हो जाए, किसी भी एक्ट में कुछ भी लिखा हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, अपन तो अपन की ही चलाएगा।
बिल्कुल, यानी आपकी चाहे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, इनमें कहीं कुछ भी लिखा हो, इक्वल रेम्यूनरेशन तो सबका अधिकार है, वो तो सबको मिलेगा, क्योंकि ये अधिकार कहां से मिला है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। ये अधिकार कहां से मिला है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। और भैया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो क्या है? सुप्रीम है। ठीक है, चलो आगे। ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर, ऑब्वियसली ये किसकी जिम्मेदारी है? एम्प्लॉयर की, कि वो अपने वर्कर को किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा और सबको सेम अधिकार सेम मैनर में क्या देगा? इक्वल रेम्यूनरेशन देगा। इसके बाद में डिस्क्रिमिनेशन नॉट टू बी मेड वाइल रिक्रूटिंग मैन एंड वुमेन, यानी नौकरी पर रखने के बाद में भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, नौकरी पर रखते टाइम भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। यानी देखो सिंपल सी बात है, क्या होता है बहुत बार इंटरव्यू में बुलाते हैं सबको, लेकिन फिर कर लेते हैं डिफरेंशिएशन बिटवीन मैन और वुमेन, बोल देते हैं यार ये वाला काम लड़कियों से नहीं होगा या ये वाला काम लड़के नहीं कर पाएंगे, चलो इसको रख लेते हैं उसको रख लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, रिक्रूटमेंट के टाइम पर भी ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलता है, अगर कहीं पर लिखा है कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स वालों को पहले कैटेगरी में रखना है, मतलब उनको पहले प्रायोरिटी देना है, तो फिर उनको देना पड़ेगा, फिर आपको उनको प्रायोरिटी जॉब के रिक्रूटमेंट के टाइम पर देना पड़ेगा। बट वेजेस में तो वहां भी डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि शेड्यूल कास्ट और जनरल वाली की वेजेस अलग अलग कर दो, है ना। हाँ, रिक्रूटमेंट के टाइम पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस केस में, बाकी नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। आगे, अथॉरिटीज फॉर हियरिंग एंड डिसाइडिंग क्लेम्स एंड कंप्लेंट्स, डेफिनेटली अब अगर किसी को इक्वल रेम्यूनरेशन नहीं मिली तो कोई ना कोई तो अथॉरिटी बनानी पड़ेगी जो आपके मुद्दों को क्या करेगी? सुनेगी। और जनरली यहाँ पर विद इन लोकल जुरिस्डिक्शन ही क्या होती है? ये पावर्स एक्सरसाइज होते हैं, यानी लोकल लेवल पर क्या करेंगे? अलग अलग एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अलग अलग ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगी जो इस मुद्दे से क्या करेगा? ट्रांजेक्शन करेगा। आपको यहां पर भी क्या करने? रजिस्टर्स मेंटेन करने। और आखिरी में दी हुई है पेनाल्टी। पेनाल्टी में उन्होंने ये बोला, अगर आपने रिक्रूटमेंट के टाइम पर अनइक्वल रेट्स या आपने किसी भी तरीके से कोई भी गलत काम किया इक्वल रेम्यूनरेशन का, तो आपके ऊपर क्या लग जाएगी? इम्प्रिजनमेंट या दोनों, यानी फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों लगेगी, दोनों लगेगी, दोनों लगेगी। बिल्कुल मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, ये हो चुका है यूनिट नंबर 18 का पूरा फुल फ्लेजेड रिवीजन। देखो यार, यूनिट नंबर 18 में थे टोटल 4 टॉपिक्स, जिसको हमने 1 घंटे के अंदर अंदर रिवाइज कर लिया है। जब मैंने 1 घंटे में रिवाइज करा दिया, तो आप तो जब बार बार करोगे तो ये 1 घंटे का टाइम किसी दिन आधे घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से रिविजन कर लेना, बिल्कुल झमाझम तरीके से कर लेना, ठीक है। बिल्कुल, अब अगले लेक्चर में मिलेंगे जहां पर हम यूनिट नंबर 19 और 20 दोनों का रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल यूनिट नंबर 19 और 20 दोनों को साथ में खत्म कर लेंगे। चलो बच्चों, बाय बाय।